बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आज हम आलू की फ़सल पर आबपाशी के असरात का जायज़ा लेंगे। आज की वीडियो में हम आलू की फ़सल पर लगने वाले पानी, उसकी अफादियत, आबपाशी के तरीक़ाकार और आबपाशी के औक़ात के बारे में बात करेंगे। आलू के पौधों को अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है और ज़मीन और आलू का पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर पानी पूरा मौजूद नहीं होता। पौधे की उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मसनूई तरीके के साथ मुख्तलिफ मिकदार में और मुख्तलिफ औक़ात में हम पानी देते हैं। बुनियादी तौर पर इस अमल को आबपाशी कहा जाता है। आलू का पौधा पानी के ज़रिए खुराकी अज्जा को ज़मीन से अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाता है। इसके अलावा पौधे के अंदर मौजूद खलियों को ज़िंदा रहने के लिए, उनकी टर्जिडिटी को कायम रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आलू का पौधा अपने मुख्तलिफ फंक्शंस को सर अंजाम देने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा इवेपोट्रांसपायरेशन के ज़रिए जिस पानी का ज़िया हो रहा होता है, उस पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए भी हम मसनूई तरीके से फसल को या खेत को पानी लगाते हैं। इवेपोट्रांसपायरेशन से मुराद पानी का सतह ज़मीन से या ज़मीन के ऊपर से बुखारात बनकर ज़ाया होना। इसके अलावा पौधे के वजूद में से पानी का बुखारात बन के बाहर निकल जाना इवेपोट्रांसपायरेशन कहलाता है। इवेपोट्रांसपायरेशन के ज़रिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा होता है, लिहाजा उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आलू के पौधे को आबपाशी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फल की क्वालिटी बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। आलू के साइज़ को डेवलप करने के लिए, मतलब आलू की बल्किंग के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। और आखिर में आलू के पौधों का मौसम की शिद्दत से मुकाबला करने के लिए भी पानी दरकार होता है। ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम आबपाशी करते हैं। आलू के खेत में आबपाशी का वक्त और पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। हमें हर आबपाशी करते वक्त टाइमिंग का और पानी की मिकदार का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम आबपाशी के वक्त को और पानी की मिकदार को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आबपाशी के बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। अभी जब हम बीज काश करते हैं आलू का और अभी ज़मीन से आलू का पौधा बाहर नहीं निकला होता, तो वो जो पहला पानी आलू के बीज के उगाव के लिए लगाया जाता है, उसका कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है। वो किसी भी वक्त लगा सकते हैं, उसका कोई मनफी असर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पौधा उगाता है और उगने के बाद वो अपना साइज़ डेवलप करना शुरू कर देता है, अपना वजूद बड़ा करता है, पत्तों का साइज़ और पत्तों की तादाद में इजाफा हो जाता है और पौधे की कैनोपी डेवलप हो जाती है, तो इस दौरान में जो हम आबपाशी करते हैं उसमें हमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और हमें ख्याल रखना भी चाहिए। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उस वक्त सबसे आइडियल टाइम आबपाशी का वो अलल सुबह का वक्त है। अगर हम रात को आबपाशी करेंगे तो रात को आबपाशी करने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि क्योंकि पौधा बहुत बड़ा फोलिएज बना चुका होता है, कैनोपी डेवलप कर चुका होता है, उसका साइज़ बड़ा हो चुका होता है, पत्तों की तादाद और साइज़ बढ़ चुके होते हैं, तो रात को पानी लगाने की वजह से वो पौधा ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है और नमी ज़्यादा देर तक पौधे के अंदर रहती है, जिसकी वजह से उस फसल में बीमारी आने का ख़दशा बहुत बढ़ जाता है। लिहाजा जब फसल बड़ी हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के वक्त में आबपाशी करनी चाहिए। इसके अलावा जो पानी की मिकदार है वो भी पौधे की पैदावार और आलू की क्वालिटी पर बहुत बड़े असरात मुरतब करती है। शुरू के अंदर जो हम पहला और दूसरा पानी लगाते हैं वो आधा इंच फी एकड़ के हिसाब से पानी लगाते हैं
और जैसे ही पौधा बड़ा होना शुरू होता है और जब ट्यूबराइजेशन का मरहला शुरू होता है, और ये मरहला आलू के पौधे के उगने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद शुरू होता है। जब ट्यूबराइजेशन का मरहला या ट्यूबराइजेशन की स्टेज आ जाती है तो उसके बाद जितने भी पानी लगाए जाते हैं उसकी मिकदार 1.5 इंच फी एकड़ के हिसाब से रखी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि आबपाशी का तयन हम किस बुनियाद पर करते हैं, हम किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए पानी लगाने या ना लगाने का फ़ैसला करते हैं। तो उसमें चंद चीज़ें बहुत ही गौरतलब हैं। पानी लगाते वक्त, आबपाशी करते वक्त सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारे पास पानी के वसाइल क्या हैं। हम ट्यूबवेल से पानी लगा रहे हैं, टरबाइन से पानी लगा रहे हैं, या हमारे पास नहरी पानी है। नंबर 2, हमने ये देखना होता है कि हमारी ज़मीन की साख्त कैसी है। हार्ड पैन वाली ज़मीन है, सैंडी सॉइल है, मैरा है, या वो कच्चे वट या पक्के वट की ज़मीन है। तो पानी लगाते वक्त ज़मीन की साख्त को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसके अलावा पानी लगाते वक्त फसल की स्टेज को भी मद्देनज़र रखते हैं। इसके अलावा पौधे के साइज़ का भी हम जायज़ा लेते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि पौधों के जो तादाद, पौधों का आपस में फासला, इसके अलावा रो टू रो डिस्टेंस भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। इसके अलावा हमने फील्ड कैपेसिटी और खेत के विल्टिंग पॉइंट को भी मद्देनज़र रखते हुए आबपाशी का तयन करना होता है। अगर हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आबपाशी का फ़ैसला करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आबपाशी की अफादियत किसी भी तरीक़ाकार में वो कितने फ़ीसद तक होती है। हमें ये बात मालूम है कि हम आलू के खेत में आबपाशी मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर तरीक़ाकार है वो फ्लड इरिगेशन या ग्रेविटी इरिगेशन मेथड है। अगर हम खेत को फ्लड इरिगेशन के ज़रिए पानी लगा रहे हैं तो इसके अंदर जो आबपाशी की एफिशिएंसी या अफादियत होती है वो तकरीबन 50% तक होती है। जब हम खेत को स्प्रिंकलर मेथड के ज़रिए आबपाशी करते हैं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन के तरीके के ज़रिए जो इरिगेशन की आबपाशी की अफादियत आती है वो तकरीबन 80% होती है। कैनन इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए 70% तक एफिशिएंसी होती है आबपाशी की। और इसके अलावा अगर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत पानी लगाते हैं तो पानी या उस आबपाशी की एफिशिएंसी वो 90% तक बढ़ जाती है। 1980 की दहाई में अमेरिका के अंदर पोटैटो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान आया। उस बहरान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद में ज़िम्मेदारों के जो कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट्स थे वो एग्रीमेंट्स कैंसिल हो गए और ज़िम्मेदार हजरात को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। उसके अंदर मसला ये दरपेश था कि जब आलू की कटिंग करके स्लाइसिस को फ्राई किया जाता था तो फ्राई करने के बाद वो आलू के पीसेस वो काले या स्याह रंग के हो जाते थे। जब वो स्लाइसिस ब्लैक रंग के हो जाते तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती और इस तरह आलू की जो पैदावार थी वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ जिनके मुआहदे थे वो पैदावार लेने से इनकार कर गई और ज़िम्मेदार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस बीमारी को शुगर एंड्स या डार्क एंड का नाम दिया गया। उसके बाद जब ज़राई साइंसदानों ने इस मसले की तहकीकात की तो तहकीकात से ये नतीजा निकला कि ये आलू जो फ्राई करने के बाद स्याह हो रहे थे ये ज़्यादातर उन खेतों से लिए गए थे जिन खेतों के अंदर पानी कम लगे या आबपाशी बहुत कम की गई, वहाँ पर वाटर स्ट्रेस रहा। तो ये वो आलू थे जो वाटर स्ट्रेस्ड फील्ड के अंदर से लाए गए थे। तो इस नतीजे को देखते हुए ज़िम्मेदारों ने अगले साल फिर उसके से अगले साल आलू के खेत को ज़्यादा पानी लगाना शुरू कर दिए। जब बहुत ज़्यादा पानी लगाए गए तो फिर दोबारा एक बहुत बड़ा मसला दरपेश हुआ। उसके अंदर मजमूई तौर पर पैदावार में कमी वाक़या हो गई।
इस मसले के अंदर यह हुआ कि क्योंकि पानी ज़्यादा लगाए गए थे तो नाइट्रोजनी खाद वो पानी के साथ लीच डाउन होना शुरू हो गई। नाइट्रोजन की कमी वाक़या होने से पौधे ने अपना जो वजूद था वो बेहतर डेवलप ना कर सका और लामहला पैदावार कम वाक़या हुई, पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो गई और फिर दोबारा ज़मींदार हजरात वो घाटे में या नुकसान में रहे। 1989 में 1999 में ज़रई साइंसदानों ने मुख्तलिफ रिसर्च स्टेशंस पर तजर्बात करने के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि आलू के खेत को ना ही वाटर शॉर्टेज जो है वो देनी चाहिए और ना ही एक्सेसिव या ज़्यादा पानी देने चाहिए, बल्कि एक मुनासिब वक्फे के साथ मुनासिब मिकदार में आबपाशी करनी चाहिए। और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि आलू के खेत को 7 से 10 दिन के वक्फे के साथ आबपाशी करते रहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि क्वालिटी वाला बेहतर ज़्यादा मिकदार में राशन हासिल करें तो आलू के खेत को ना ही वाटर शॉर्टेज देनी चाहिए और ना ही एक्सेसिव पानी देना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह मैयर कर सकते हैं कि आलू के खेत में अब पानी लगना चाहिए कि या अभी इंतज़ार करना चाहिए। तो उसके लिए एक साइंसी तरीका मौजूद है और साइंसी तरीका ये है कि मार्केट के अंदर एक टेंशोमीटर के नाम से आला मौजूद है, बहुत ही कम सी कीमत में वो दस्तयाब होता है। टेंशोमीटर को ले लिया जाए और खेत के अंदर तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई में 0.3 एटमॉस्फेरिक बार के ऊपर 0.3 बार के प्रेशर के ऊपर वो 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई में ज़मीन में दबाकर उसकी रीडिंग ले लेनी चाहिए। अगर उस टेंशोमीटर के ऊपर रीडिंग 20 से 25 CPE यानी कि कम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन में आ जाए तो ये आइडियल वक्त है खेत को पानी लगाने का। CPE से मुराद कम्युलेटिव पैन इवेपोरेशन है। इससे मुराद सतह ज़मीन से पानी का बुखारात बनकर उड़ने की मिकदार और इसके अलावा पौधे के वजूद में से स्टोमेटा के ज़रिए निकलने वाले बुखारात की जो मजमूई मिकदार है वो अगर 20 से 25 मिलीमीटर आ जाए और टेंशोमीटर ये रीडिंग बहुत ही अच्छे और प्रिसाइज जो है मिकदार में बता रहा होता है, तो अगर 20 से 25 उसकी CPE रीडिंग आ जाए तो ये आइडियल वक्त है खेत को आबपाश करने का। अगर CPE हम 40 से 50 की मिकदार पर ले जाएं और उस वक्त पानी खेत को लगाएं तो ये इंतहाई ड्राउट की कंडीशन होती है। इससे पानी की कमी का खेत को सामना करना पड़ता है और पानी की कमी से भी पैदावार बहुत हद तक मुतासिर होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कम पानी दें तो क्या उसके नुकसानात होंगे और अगर ज़्यादा पानी दें तो क्या नुकसानात होंगे। अगर हम कम पानी लगाते हैं खेत को, आबपाशी की मिकदार, आबपाशी की तादाद या मिकदार कम करते हैं तो उससे सबसे पहले तो आलू की क्वालिटी मुतासर होगी। नंबर 2, आलू की पैदावार में कमी आएगी। नंबर 3, इससे बीमारियों की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा और इससे जो हमें आलू हासिल होंगे वो मार्केट ग्रेड के आलू हासिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अंडर साइज गोली या बीज के साइज़ का जो है वो पोटैटो हासिल होगा जिससे हमें मार्केट में कम कीमत मिलेगी। अगर हम खेत को, आलू के खेत को ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उसके भी नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान तो पानी का ज़िया है। नंबर 2, अखराजात में इजाफा है और नंबर 3, जो नाइट्रोजनी खाद है वो पानी के साथ ज़मीन में लीच डाउन होने की वजह से एक तो नाइट्रोजन की ज़रूरत बढ़ जाएगी, नाइट्रोजनी खाद इजाफी तौर पर इस्तेमाल होगी और अखराजात में इजाफा होगा। इसके अलावा बीमारियों की शिद्दत में इजाफा होगा और एक मसला ये भी आएगा कि जो हमें राशन हासिल होगा उस राशन की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी कि उसके सेंटर से, दरमियान से खोखलापन पैदा हो जाएगा और इसके अलावा ज़्यादा पानी लगाने से आलू के ऊपर क्रैकिंग या दरारें भी पड़ना शुरू हो जाती हैं। आलू के खेत को ज़्यादा पानी लगाने की वजह से जिन बीमारियों की शिद्दत में इजाफा होता है उनमें अर्ली ब्लाइट, अगेता झुलसाओ, लेट ब्लाइट, पछेता झुलसाओ, पाउडरी स्कैब, आलू के ऊपर सबसे ज़्यादा पाउडरी स्कैब की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा पिंक रॉट
सॉफ्ट रॉट की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं और ब्लैक लेग की जैसी बीमारी भी उसके भी आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आलू के खेत में वो कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस हैं, अहम स्टेजेस हैं कि जिन स्टेजेस पर अगर हम पानी की कमी देंगे या आपाशी नहीं करेंगे तो ड्रास्टिकली पैदावार में कमी वाक़या होगी। ये 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो जर्मिनेशन स्टेज है। हमें आलू के यकसां और जल्द उगाव के लिए पहला पानी बहुत ही ज़रूरी होता है और वो वक्त पर लगाना चाहिए। दूसरा पानी वो स्टोलनाइजेशन के आगाज़ पर चाहिए होता है और स्टोलनाइजेशन का आगाज़ उसी वक्त शुरू हो जाता है। स्टोलनाइजेशन का अमल जैसे ही पौधा ज़मीन से बाहर आता है तो पौधे के ज़मीन के बाहर आने के साथ ही स्टोलन्स बनने का अमल शुरू हो जाता है। स्टोलन्स वो सफ़ेद नालियाँ या ट्यूब्स होती हैं जिनके आखिर में सिरे के ऊपर आलू का दाना लगता है और फिर वही आलू का दाना अपना साइज़ बड़ा करके राशन में तब्दील होता है। इसके अलावा तीसरी स्टेज है वो ट्यूबराइजेशन का मरहला है। जो ही स्टोलनाइजेशन का मरहला मुकम्मल होता है वो सफ़ेद नालियाँ, वो ट्यूब्स जिनके सिरों पर आलू लगना होता है वो मुकम्मल होती हैं, तो उनके मुकम्मल होने के साथ ही ट्यूबर्स बनने का आगाज़ हो जाता है और ये तकरीबन आलू के पौधे के उगने के 3 हफ्ते बाद इसका आगाज़ होता है। जैसे ही आलू का पौधा उगने के 3 हफ्ते गुजर जाएं तो उस वक्त हमें तीसरा अहम तरीन पानी ज़रूर लगाना चाहिए जिसे हम कहते हैं ट्यूबराइजेशन के स्टेज पर। और चौथा जो पानी सबसे अहम पानी है वो बल्किंग स्टेज है। जब ट्यूबराइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है और ये मरहला तकरीबन 20 से 22 दिन तक चलता रहता है तो ट्यूबर्स लगने के बाद फिर उन ट्यूबर्स की बल्किंग का मरहला शुरू होता है, उनके साइज़ के डेवलप होने का मरहला शुरू होता है। लिहाजा आलू की बल्किंग स्टेज जो कि तकरीबन 40 दिन तक चलती रहती है, ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही अहम स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर भी हमें 2 से 3 पानी, कम से कम 2 से 3 पानी ज़रूर लगाने चाहिए। अगर इस स्टेज के ऊपर हम पानी नहीं लगाएंगे तो हमारी पैदावार ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, ज़्यादा राशन नहीं डेवलप होंगे बल्कि गोली, बीज या छरा ही रह जाएगा जिसकी वजह से हमारी पैदावार मुतासिर होगी। तो ये थे 4 क्रिटिकल स्टेजेस कि जिनके ऊपर हमें आलू के खेत को पानी लाजमन देना चाहिए। वीडियो को देखने, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।